रात की बात है। आपकी तरह मैं भी लेटे लेटे फेसबुक स्क्रॉल कर रही थी। तभी एक दोस्त का फेसबुक पोस्ट पढ़ा। उन्होंने अपने पोस्ट में फेसबुक और व्हाट्सएप के जरिए होने वाले एक अजीब से साइबर स्कैम का जिक्र किया था। बताया था कि उनके एक पहचान वाले व्यक्ति इस स्कैम का शिकार हो चुके हैं। किसी ने उनकी तस्वीर का इस्तेमाल करके उनका मॉफ्ड न्यूड वीडियो बनाया था और धमकी दी थी कि अगर वो उसे मुंह मांगे पैसे नहीं देंगे तो उस वीडियो को वायरल कर दिया जाएगा। इसी पोस्ट को जब मैंने पूरा पढ़ा तो समझ आया कि भाई ऐसा स्कैम किसी एक व्यक्ति के साथ ही नहीं बल्कि कई लोगों के साथ हो चुका है। कहीं पर किसी का मॉफ्ड वीडियो बनाया जाता है तो कहीं पर एक रिकॉर्डेड वीडियो भेज दिया जाता है। क्या है ये पूरा स्कैम, किस तरह से लोगों को इसका शिकार बनाकर पैसे ऐंठे जा रहे हैं, कैसे बचा जा सकता है इससे, सब पर बात होगी आज की बड़ी खबर में। नमस्ते, मेरा नाम प्रतीक्षा है और आप देख रहे हैं दी ऑर्डिनरी शो। बड़ी खबर पर पहले हम तसल्ली से बात कर लेते हैं, फिर जाएंगे सुर्खियों पर। बेंगलुरु में रहने वाले एक शख्स इस तरह की धोखाधड़ी का शिकार हो चुके हैं। उनका नाम इस वीडियो के लिए हम हरदेव रख रहे हैं। ये एक काल्पनिक नाम है क्योंकि वो अपनी पहचान उजागर नहीं करना चाहते। हरदेव जिस कंपनी में काम करते हैं वो विदेशी क्लाइंट से डील करती है। ऐसे में दूसरे देशों के समय के अकॉर्डिंग रात में हरदेव को काम करना पड़ता है। 2 दिन पहले रात के वक्त उन्हें एक व्हाट्सएप पर वीडियो कॉल आया। उन्होंने पहले उठाया नहीं, दोबारा आया तब उन्होंने रिसीव किया। सामने एक महिला थी। उसने कहा कि वो हाई प्रोफाइल सोसाइटी से आती है और दोस्ती करना चाहती है। फिर महिला ने बातचीत शुरू कर दी, कहा कि वो पर्सनली मिलना चाहती है और इस पॉइंट पर हरदेव को कुछ खटका। उन्होंने फोन काट दिया, मगर दोबारा कॉल आया और महिला ने उनसे पूछा कि वो कैसे कॉल काट सकते हैं। फिर महिला ने अपने कपड़े उतारने शुरू कर दिए। हरदेव ने फोन काट दिया। करीब आधे घंटे बाद उन्हें व्हाट्सएप पर एक वीडियो भेजा गया। उस वीडियो में एक आदमी बिना कपड़ों के दिख रहा था और उसका चेहरा एकदम हरदेव की तरह ही नजर आ रहा था। ऐसा कैसे हुआ? दरअसल स्कैम करने वालों ने किसी दूसरे के शरीर पर एडिट के जरिए हरदेव के चेहरे को पोस्ट कर दिया था, यानी एक मॉफ्ड वीडियो बना दी थी। इसके बाद हरदेव को मैसेजेस आने लगे। धमकी दी गई कि वो पैसे दे, नहीं तो उनका वीडियो वायरल कर दिया जाएगा। उन्हें ये समझ नहीं आया कि ये सब हुआ कैसे। उनके दिमाग में सुसाइड तक के ख्याल आने लगे। लेकिन फिर अपने एक दोस्त की सलाह पर वो पुलिस के पास गए और साइबर सेल में शिकायत दर्ज कराई। हालांकि हरदेव का कहना है कि इस केस में पुलिस का नजरिया उन्हें ज्यादा सख्त नजर नहीं आ रहा है। उन्हें लग रहा है कि पुलिस ठीक से जांच नहीं कर रही है। खैर, ब्लैकमेलिंग का मैसेज आने के बाद हरदेव ने स्कैम करने वालों को काफी धमकी भी दी थी, ये कि वो पुलिस से शिकायत कर देंगे, उन्हें इस तरह से परेशान न किया जाए। इस केस में अब तक की अपडेट यह है कि दोबारा हरदेव को उस ब्लैकमेलर का कॉल नहीं आया है। वो इंतजार कर रहे हैं कि पुलिस जल्द से जल्द उस आरोपी को खोज निकाले। अब इस केस में विक्टिम के चेहरे को मॉफ्ड करके एक नया वीडियो बनाकर भेजा गया था। लेकिन कुछ दूसरे तरह के मामले भी सामने आ रहे हैं जहां पर एक डिजिटल स्क्रीन का इस्तेमाल करके स्कैम किया जा रहा है। एक अन्य विक्टिम से हमने बात की। उन्होंने बताया कि फेसबुक मैसेंजर पर एक लड़की की प्रोफाइल से उन्हें मैसेज आया था। बातचीत होने के बाद उस प्रोफाइल ने विक्टिम का व्हाट्सएप नंबर मांगा और उसके बाद उन्हें आया व्हाट्सएप कॉल। फिर हुए वो स्कैम के शिकार। ये स्कैम थोड़ा दूसरे तरह का था। आपने देखा होगा कि व्हाट्सएप पर आप जब किसी को वीडियो कॉल करते हैं तो 2 विंडो नजर आती हैं। एक जिसमें उस व्यक्ति की शक्ल दिखती है जिससे आप बात कर रहे होते हैं, दूसरे में आप खुद दिखते हैं। बस व्हाट्सएप कॉल के इसी स्क्रीन वाले सिस्टम को लेकर विक्टिम स्कैम का शिकार हो गए। कैसे? सुनिए उन्हीं की जुबानी। ये तकरीबन 4 से 5 महीने पहले की बात है। मेरे पास फेसबुक पर एक महिला जो प्रतीत हो रही थी, उसका मैसेज आता है। वो मुझसे एक मदद की गुहार लगाती है और उसके बाद वो मुझसे मेरा नंबर मांगती है और मैं अपना ऑफिशियल नंबर उसको देता हूँ। इसके बाद वो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करती है। मैसेज का रिवर्ट होता है, हाय हेलो होती है। उसके बाद वो अचानक मुझसे कहती है कि वो वीडियो कॉल करना चाहती है। मैं जब उससे इसकी वजह पूछता हूँ तो वो ख़ास वजह नहीं बताती। उसके बाद अचानक से वो मुझे वीडियो कॉल करती है और जब मैं उस वीडियो कॉल को रिसीव करता हूँ तो मैं ये देखता हूँ कि पीछे जो मुझे दिखाई दे रहा है डिस्प्ले पर, वो कुछ ऐसा होता है कि मानो पहले ज़माने में जब केबल चली जाया करती थी तो धुंधली धुंधली तस्वीर आती थी, वो दिखाई दे रही थी। उसके बाद मैं फ़ोन को कट कर देता हूँ। 2 मिनट के बाद मेरे पास फिर से अचानक वीडियो कॉल आती है और मैं उसको फिर से रिसीव करता हूँ। तो मैं ये देखता हूँ कि पीछे दरअसल एक स्क्रीन लगी होती है और उसकी स्क्रीन पर एक वीडियो ऐसी चल रही है जो अपने आप को एक महिला निर्वस्त्र कर रही है। मैं ये देखता हूँ और मैं सोचता हूँ कि ये ज़रूर कुछ ना कुछ वर्चुअल है, ये कुछ रियल नहीं है और ये कुछ फ्रॉड हो रहा है। इतना मुझे समझ आता है और इतने में फ़ोन कट हो जाता है।
फ़ोन कट होने के बाद मेरे पास तकरीबन 5 से 7 मिनट के बाद वही वीडियो कॉल जिसको रिकॉर्ड किया गया था दूसरी तरफ से, वो मेरे पास भेजी जाती है और उसके एवज़ में मुझसे पैसों की डिमांड की जाती है। मैं उनको बोलता हूँ कि मैं इसके लिए कंप्लेन करूँगा, तो वो कहते हैं कि आप कर दीजिए, आप मुझे पैसे दे दीजिए, तभी ये वीडियो डिलीट हो पाएगी। मैं डिलीट नहीं करता, बल्कि मैं उस शख्स को ब्लॉक कर देता हूँ और उसके बाद वो दूसरे नंबर से मुझको व्हाट्सएप करता है और कहता है कि आप जब तक पैसे नहीं देंगे तब तक ये ऐसी ही रहेगी और दूसरे तुम्हारे दोस्तों में वायरल हो जाएगी। और वो ऐसा करता भी है। मुझे नहीं पता कि वो मेरे कज़िन की जानकारी कैसे निकालता है, वो उस तक अप्रोच करता है और वो मेरी वीडियो उसको भेज देता है। उधर से जब मेरे भाई का फ़ोन मेरे पास आता है तो मैं उसको पूरी बात बताता हूँ। उसके बाद वो लगातार मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश करता है। खैर, जब मैं उससे अपनी आईडी को लॉक कर लेता हूँ, मैं अपने मैसेंजर को लॉक कर लेता हूँ, मैं अपने तमाम चीज़ों को लॉक कर लेता हूँ ताकि अब इस तरह की चीज़ें मेरे पास ना हो। और अगले दिन जब मैं पुलिस में जाता हूँ इसकी शिकायत करने के लिए, तो पुलिस में मुझे बहुत ज़्यादा उसका असर दिखाई नहीं देता। पुलिस की तरफ से मुझसे ये कहा जाता है कि दरअसल ये तो बहुत कॉमन हो गई हैं चीज़ें, और उसके बाद उस केस में कोई ख़ास चीज़ निकल कर सामने अब तक नहीं आई है। लेकिन उसके बाद एक बार फिर से ऐसा हुआ है कि मेरे पास किसी ने अप्रोच करने की कोशिश की और मैंने इस बार नॉर्मल बन के मैंने उससे बात की। मैंने पूछा कि अच्छा ये बताओ कि तुम कितना कमा लेते हो? तो उस शख्स ने मुझे ये बताया कि हाँ, मैं ऐसे करके 20,000 रुपये एक दिन में कमा लेता हूँ, और उसके बाद वो मुझे ब्लॉक कर देता है। तो ये जो फ्रॉड हैं, ये ज़रूरी है लोगों के सामने आना, ताकि लोगों की इमेज ख़राब ना हो, लोगों को परेशानी का सामना ना करना पड़े। अब इसी तरह के ब्लैकमेलिंग वाले स्कैम का शिकार आगरा में रहने वाले पवन शर्मा भी हुए। उनके साथ ये घटना करीब 15 दिन पहले हुई थी। इन्हें भी फेसबुक में लड़की की प्रोफाइल की तरह दिखने वाली एक प्रोफाइल से मैसेज आया था और फिर शुरू हुआ था स्कैम। सुनिए पवन के साथ क्या क्या हुआ था। जिस तरह से ये घटना अभी फिलहाल चली है वीडियो कॉल के माध्यम से फ्रॉड की, वही घटना मेरे साथ भी कुछ दिनों पहले हुई है। करीब 15 दिनों की बात होगी। 15 दिनों पहले मेरे पास पहले एक फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है एक लड़की के नाम से, उसको एक्सेप्ट कर लेता हूँ। तो फिर मैसेंजर पर डायरेक्ट वीडियो कॉल आता है, इसमें वो लड़की अपना नाम बताने के साथ ही और सीधे वो अपना कपड़े उतारना शुरू कर देती है। उसके बाद कॉल कट हो जाता है और फिर वो वही मैसेज, उसी तरह का वीडियो कॉल मेरे पास व्हाट्सएप पे आता है और लड़की बताती है कि मैं वही जो उसने नाम रखा था फेसबुक पर, जो फेसबुक पर है। तो फिर उसके बाद वो वही चीज़ उस पर शुरू कर देती है, कपड़े उतार का शुरू कर देना। और वो फिर कॉल करने का मैसेज करती है कि व्हाट्सएप पर कि आप भी ऐसा ही करिए, आप भी कपड़े उतारिए और वीडियो कॉल से आप मुझे दिखाइए, शो ऑफ करिए चीज़ का। जिसके लिए मैं मना करता हूँ तो वो कॉल कट करके दोबारा फोर्स करती है इस चीज़ के लिए। फिर भी मैंने ये चीज़ सब चीज़ें उसकी बातों में आकर नहीं की। उसके बाद 2-3 बार वीडियो कॉल इस तरह से करने के बाद उसका फिर मेरे पास कुछ स्क्रीनशॉट आते हैं जो मेरे फेसबुक फ्रेंड हैं, उनमें मैसेंजर के स्क्रीनशॉट भेजती है और एक वीडियो उसके साथ एक भेजती है जिस वीडियो में मेरा फेस होता है और धड़ किसी दूसरे का होता है, वो न्यूड होता है पूरी तरह से। और मुझसे कहती है कि ये अब ये वीडियो मैं सब जगह शेयर कर रही हूँ और अब देखो तुम्हारी बदनामी होगी। मैं पूछता हूँ भैया ऐसा क्यों कर रहे हो आप? ये अब तुम्हारी बदनामी होगी, नहीं तो मुझे पैसे दीजिए। मैंने पूछा कितने पैसे, हालांकि मैं समझ गया था उसका कुछ चक्कर है। तो कितने पैसे भेज देने हैं? तो बोलती है 21,000 रुपये तुरंत ट्रांसफ़र करो। तो मैं उसको बातों मिल जाता हूँ, मेरे पास अभी वो नहीं है कोई भी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन का, मैं ATM से करता हूँ। तो उसने कहा कि जल्दी करो, जैसे भी करना है करो। तो मेरे एक मिलने वाले साइबर क्राइम में यहाँ आगरा में मीडिया सेल में एक SI हैं, मैंने उनसे बात की। उन्होंने बताया कि इस तरह का फेक कॉल है, कुछ भी करना हो, डरने की ज़रूरत नहीं है, एक साइबर क्राइम में रिपोर्ट कर दो, FIR कर दो। और तब तक उसका लगातार मैसेज आ रहे थे कि पैसे भेजो पैसे भेजो। मैंने उससे कहा कि भाई मैंने एक्चुअली हुआ क्या था कि जब लास्ट का उसका वीडियो कॉल था, मैंने भी स्क्रीन रिकॉर्ड कर लिया था। एक्चुअली मैं ही पता करना चाह रहा था कि आखिर ये है क्या माजरा। तो मैंने उसको वीडियो कॉल वो वाला उसको फॉरवर्ड कर दिया कि भाई तू चल मेरी बदनामी करेगी, मैं तेरी करूँगा, मैं लड़का हूँ, तू लड़की है। तो उसके एक ऑडियो मैसेज आता है कि भाई नहीं मैं लड़का हूँ, मतलब पूरी तरह से टोटली फेक था। और यह दबाव बनाने की कोशिश थी कि बदनामी के डर से कोई आदमी उनको पैसे ट्रांसफ़र कर दे। हालांकि मैं सही टाइम पर मुझे ये थोड़ा सा एहसास हुआ कि हाँ गलत हो रहा है, तो मैंने फिर उसको पैसे ट्रांसफ़र नहीं किए। उसके बाद उसने मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया। तो ये पूरा माजरा है, करीब 15 दिनों का पहले का है और शॉर्ट में मैंने इसको बताया है। और मैं चाहता हूँ कि ये सभी लोग इस बात से अवेयर हो जाएं ताकि किसी के साथ ऐसा फ्रॉड ना हो। कोई पारिवारिक व्यक्ति है या कोई सामाजिक छवि रखने वाला व्यक्ति है जिसकी छवि खराब है। ये हमने आपको 3 ऐसे लोगों के बारे में बताया जो इन स्कैम का शिकार हुए।
इन सबके एक्सपीरियंस से पता चला कि लड़की के नाम पर जो वीडियो कॉल इन्हें आए या फिर मैसेजेस किए गए, उनमें पर्दे के पीछे ज्यादातर मामलों में लड़के ही थे जो कि लड़कियों वाली पहचान बताकर ये सारे स्कैम को अंजाम दे रहे थे। ये स्कैम एक तरह का साइबर स्कैम है। ज्यादातर मामलों में ब्लैकमेल करने वाले लोग पहले अपने शिकार के बारे में सारी जरूरी जानकारी जुटाते हैं। मसलन व्यक्ति कितने बजे तक ऑनलाइन रहता है। अक्सर देर रात तक ऑनलाइन रहने वाले लोगों को ये शिकार बनाते हैं। दूसरा, ब्लैकमेलर ये भी पता करता है कि आर्थिक तौर पर उसके शिकार का स्टेटस क्या है, ताकि उसके पैसे भी ठीक ठाक मिल सके। सारी जानकारी जुटाने के बाद वो निकलता है अपने शिकार पर। कई लोग डर के मारे बदनामी के डर से पैसे ट्रांसफर भी कर देते हैं, तो कुछ लोग थोड़ी हिम्मत दिखाकर पुलिस के पास पहुंच जाते हैं। किस तरह से इस व्हाट्सएप वीडियो कॉल वाले स्कैम को अंजाम दिया जाता है, ये जानने के लिए हमने बात की दिल्ली पुलिस की साइबर क्राइम यूनिट के डीसीपी अनियेश रॉय से। उन्होंने हमसे क्या कहा, सुनिए। देखिए, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा आपको कि ये बहुत ही कॉमन फ्रॉड का तरीका है, एक्सटॉर्शन का तरीका है, जो अभी रिसेंट पास्ट में देखने को मिल रहा है। रिसेंट पास्ट से मेरा मतलब है पिछले 3-4 महीनों से। और इसको करने वाले जो लोग हैं वो एक पर्टिकुलर क्षेत्र है, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश का जो ट्राई जंक्शन है, जो मेवात का क्षेत्र हम बोलते हैं, और वहाँ के लोग हैं, वो करते हैं इसको। तो इसके पीछे कोई लड़की या इस तरह का कोई व्यक्ति नहीं, सारे इमेजिनरी कैरेक्टर्स हैं जो सोशल मीडिया पे एक फेक प्रोफाइल बना के दिखाए जाते हैं। करने वाले इस क्षेत्र के लोग हैं, ज़्यादातर 20 से 30-35 साल की उम्र के। और ये इनका जो तरीका है काम करने का बहुत ही सिंपल है। ये एक अट्रैक्टिव फेक प्रोफाइल बनाते हैं जनरली फेसबुक पे। उसके बाद ये अपने टारगेट को, जो विक्टिम होता है, उसको मैसेंजर पे या तो फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजेंगे या मैसेंजर पे चैट करेंगे, और बहुत जल्दी ही एक अंतरंग सा संबंध बनाने की कोशिश करते हैं, लड़की बनकर बात करके। तो जैसे ही इंटीमेसी डेवलप होती है थोड़ी सी, ये उनको इंड्यूस करते हैं कि आप वीडियो कॉल पे आ जाइए। और वीडियो कॉल पे जैसे ही विक्टिम आता है, तो एक दूसरे फ़ोन पे एक अडल्ट क्लिप चला के ये अपने कैमरे के सामने रख देते हैं। तो जो विक्टिम है उसको ऐसा लगता है जैसे कोई एक अडल्ट एक्टिविटी हो रही है सामने। अब आपको पता होगा कि वीडियो कॉल जब होती है तो सामने वाले व्यक्ति की वीडियो दिखती है स्क्रीन पे, और इनसेट में आपकी दिखती है। तो वही चीज़ होती है यहाँ पे। जो हमारा विक्टिम है उसका जो भी कर रहा है वो इनकी स्क्रीन पे दिख रहा होता है, और साथ ही साथ इनसेट में जो अडल्ट क्लिप है वो दिख रही होती है। ऐसा लगता है एज इफ कि विक्टिम एक अडल्ट एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, संलग्न है। विक्टिम खुद चाहे तो अगर वो कुछ नहीं भी करता है, जो भी थोड़ा बहुत समय उसको लगा समझने में, और उसके बाद उसने कॉल काट दी, या कभी ऐसा भी होता है कि विक्टिम भी जो है एक कॉम्प्रोमाइजिंग एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाता है। 2 पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। दोनों केस में ये लोग जो भी वीडियो कॉल हो रही है उसका एक क्लिप बना लेते हैं स्क्रीन रिकॉर्ड करके, और उसके बाद उस क्लिप को विक्टिम को भेजते हैं और कहते हैं कि भाई देखिए ऐसे ऐसे आप इस तरह की आपत्तिजनक एक्टिविटी में इन्वॉल्व थे, और हम सोशल मीडिया कंपनी की तरफ से बोल रहे हैं। नॉर्मली ये यूट्यूब का नाम लेते हैं कि हम यूट्यूब के लीगल टीम से बोल रहे हैं, और हमें ये वीडियो आपकी मिली है जो चल रही है, और हम आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने जा रहे हैं, और उसके नाम पे फिर उनसे पैसे डिमांड करते हैं। तो डायरेक्टली ऐसे पैसे नहीं मांगते, वो कहते हैं कि आपकी फाइल क्लोज करने के लिए इतने फाइन लगेंगे और इस तरह की बातें। कई लोग उनके इस ब्लैकमेल के तरीके के झांसे में आ जाते हैं और जो भी पैसे बोलते हैं वो ट्रांसफ़र कर देते हैं। जो नहीं करते हैं उनको फिर ये दोबारा कॉल करते हैं एक पुलिस अधिकारी बन के, और कहते हैं कि ऐसे ऐसे हमें यूट्यूब से या जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उससे इन्फॉर्मेशन आई है कि आप इस तरह की गतिविधि में इन्वॉल्व हैं, और आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी, और नहीं तो आप पहले अपनी फाइल क्लोज करा लीजिए यूट्यूब से। तो जब पुलिस की तरफ से इम्पर्सनेट करके कॉल करते हैं तो व्यक्ति थोड़ा और डर जाता है और
इनके एक्सटॉर्शन के झांसे में दोबारा आके और पैसे ट्रांसफ़र कर देता है। तो ये एक तरीका है जिन्होंने अपनाया है। हमने जब उनसे पूछा कि अगर कोई व्यक्ति ऐसे स्कैम का या फ्रॉड का शिकार हो जाए तो उसे क्या करना चाहिए, इस पर डीसीपी ने बताया कि ऑनलाइन भी साइबर क्राइम यूनिट को शिकायत की जा सकती है। उसके लिए बाकायदा एक पोर्टल होता है। सबसे पहली चीज़ है जो आपको करना चाहिए कि जो भी एविडेंस है डिजिटल फॉर्म में उसको आप कैप्चर कर लीजिए, चाहे स्क्रीनशॉट्स हैं, जो फेक प्रोफाइल जिसने आपको अप्रोच किया था उसकी डिटेल्स, ये सारी चीज़ें आपको तुरंत कैप्चर करनी चाहिए, क्योंकि ये प्रोफाइल्स वो डिलीट कर देते हैं बहुत जल्दी। फ़ोन नंबर्स, व्हाट्सएप कॉल के जो नंबर्स हैं, वो सारी चीज़ें हैं, वो आप कैप्चर कर लीजिए, जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन आपने किया उसकी डिटेल्स। और उसके बाद आप अलग अलग तरीके हैं जिनके माध्यम से आप अपनी कंप्लेंट कर सकती हैं। सबसे सरल तरीका है वो है कि ऑनलाइन पोर्टल है, नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल, cybercrime.gov.in। आप इस पे जाके अपनी विस्तृत कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं, और इस पोर्टल से जो कंप्लेंट आप फाइल करती हैं आपके कंसर्न जुरिसडिक्शनल डिस्ट्रिक्ट या पुलिस स्टेशन को चला जाता है, और वहाँ से आप ट्रैक भी कर सकती हैं कि कंप्लेंट का क्या हुआ, क्या उसको टेकअप किया गया या उस पर कोई कार्रवाई हो रही है, कोई केस रजिस्टर हुआ या उसे क्लोज कर दिया गया किसी वजह से, तो आप उसको फॉलो भी कर सकती हैं वहाँ से। इसमें जो चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि कई बार हमने देखा है कि लोग एविडेंस को कैप्चर नहीं कर पाते, और जो जानकारी चाहिए होती है इन्वेस्टिगेशन में, जैसे कि URL है फेक प्रोफाइल का वो, और जो बैंकिंग ट्रांजैक्शन किया है उसकी डिटेल्स, ये सारी जानकारी जब आप देंगे तो एक इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर हो सकती है और इन लोगों को आइडेंटिफाई और एप्रीहेंड भी किया जा सकता है। तो हम लोग करते हैं, मैं उम्मीद करता हूँ कि बाकी राज्यों की पुलिस भी जरूर कर रही है, क्योंकि हमें इन्फॉर्मेशन ये मिलती है कि हर राज्य में इस तरह के रैकेट्स के ऊपर कार्रवाई की जा रही है। साइबर धोखाधड़ी और साइबर फ्रॉड से बचने के लिए किस तरह की सावधानियां हमें अपने स्तर पर बरतनी चाहिए, ये सवाल भी हमने डीसीपी से पूछा। उन्होंने बताया कि सतर्क रहने की सबसे ज्यादा जरूरत है, किसी से भी जल्दी दोस्ती नहीं करनी चाहिए। देखिए, बचने के तरीके जो सरल भाषा में बोलूं तो ये है कि जो आप रियल लाइफ में प्रिकॉशंस लेते हैं, उन प्रिकॉशंस को आप वर्चुअल स्पेस में, डिजिटल मीडिया में, सोशल मीडिया में अबैंडन मत कर दीजिए, उनको छोड़ मत दीजिए। यहाँ पे भी वही सारे नियम हैं, वही सारे खतरे हैं। जैसे रियल लाइफ में आप अनजान व्यक्ति से इतनी जल्दी अंतरंग नहीं होते। अगर कोई सामने वाला कोशिश भी कर रहा है तो भी आपको लगता है, कुछ आपको मन में खटकता है कि ऐसा क्यों कर रहा है, ऐसा इतनी मृत्यता मुझसे क्यों बढ़ा रहा है ये। वर्चुअल लाइफ में हम पता नहीं किस दुनिया में रहते हैं, हमें लगता है कि यहाँ सब कुछ बहुत आसानी से मिल जाता है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे भी आपको खटकना चाहिए कि क्या बात है। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि अगर कोई हड़बड़ी दिखा रहा है एक रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करने में, तो आपको सचेत होने की ज़रूरत है, यहाँ कोई खतरा है। दूसरी चीज़ की, जैसे कहा जाता है ना कि जो चीज़ दिख रही है या जो आप सुनाई दे रही है आपको, उससे उसके बियॉन्ड भी जब हम डिजिटल स्पेस में जाते हैं तो दिखने और सुनने से आप भरोसा कर लें किसी चीज़ के ऊपर, ये ज़रूरी नहीं है। ऐसा ना करें, क्योंकि बहुत इजीली किसी चीज़ को फेक किया जा सकता है, किसी चीज़ को एडिट करके कुछ और दिखाया जा सकता है। और यहाँ पे तो उनको बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं है। एक फ़ोटो को यूज़ करके वो प्रोफाइल बना लेते हैं और उसके बाद लड़की बन के चैट करते हैं। तो अब तो डीप फेक का ज़माना है। आप अगर बहुत आसानी से किसी चीज़ पर भरोसा कर ले रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको चोट जरूर पहुँचेगी, इसका ध्यान रखें। तीसरी चीज़ कि कहीं पे भी अगर कोई इंड्यूसमेंट है या कोई थ्रेट है, तो ये मान लीजिए कि ये सामने वाला व्यक्ति, उसका उद्देश्य, उसका मोटिव कुछ और है। क्योंकि कोई भी जेन्युइन अथॉरिटी होगी या कोई जेन्युइन कंपनी है या कोई जेन्युइन लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी है, वो कभी भी आपको थ्रेट नहीं करेगी कि आप ऐसा नहीं करेंगे तो हम आपके ऊपर ये कार्रवाई कर देंगे। ऐसी बातें हम लोग नहीं करते। उसी तरीके से कोई जेन्युइन अगर प्लेटफॉर्म है, चाहे यूट्यूब है, कोई प्लेटफॉर्म होगा, वो आपको थ्रेट नहीं देगा। वो मैक्सिमम अगर कुछ करेगा तो आपको एक प्रॉपर नोटिस देगा कि भाई आप ऐसी आपत्तिजनक एक्टिविटी हमें मिल रही है, हम आपका अकाउंट क्लोज कर रहे हैं, यू प्लीज़ रिस्पॉन्ड। इस तरह की एक सभ्य भाषा में आपको रिस्पॉन्ड करने के लिए कहा जाता है। पैसे रुपए की डिमांड ये प्लेटफॉर्म्स कभी करेंगे नहीं, ना कोई ऐसा तरीका बना है।
उसी तरीके से इंड्यूसमेंट, अगर आपको कोई इंड्यूसमेंट दे रहा है तो भी आपको सचेत होने की ज़रूरत है। इस केस में इंड्यूसमेंट क्या है कि बहुत ही कम समय में कुछ लोग जो विक्टिम्स हैं उनका हमने देखा है कि चंद घंटों में वो इतनी प्रगाढ़ संबंध स्थापित कर लेते हैं कि जैसा सामने वाला कह रहा है उस हिसाब से करना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे इंड्यूसमेंट जहाँ पे भी हैं वहाँ खतरा भी पीछे जरूर होगा, ये मान के चलिए, खासकर वर्चुअल स्पेस में। तो इन 2-3 चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे तो आप इजीली अपने आप को न सिर्फ इस खतरे से बल्कि किसी भी तरीके के साइबर क्राइम से, फ्रॉड से या ब्लैकमेल से बचा सकते हैं। साइबर क्राइम से बचने के लिए और क्या करना चाहिए, इसका जवाब और ठीक तरह से जानने के लिए हमने इंटरनेट वेलनेस एक्सपर्ट अनिल रचामल्ला से भी बात की। उन्होंने क्या कहा, आप उन्हीं की जुबानी सुनिए। So to safeguard yourself, first of all, you do not indulge in online chatting with anybody whom you do not know. Dating has to be properly understood, and if you find there is some truthfulness of the claim, मतलब वो सच है नहीं है, वेरीफाई करने के लिए हमेशा आप सोशल मीडिया की तरफ जाइए, सोशल मीडिया छानबीन करिए उनके नाम से, उनको फोटोग्राफ अगर मिला तो फोटोग्राफ जो कि रिवर्स इमेज चेक बोलते हैं उसको इंग्लिश में, जैसा images.google.com, tinai.com, yandex.com, बहुत सारे वेबसाइट्स है वेर आप फोटोग्राफ अपलोड करके आप चेक करिए वो सही आदमी है सही नहीं है। मतलब सही नाम अनिल होगा लेकिन फ्रॉडस्टर के नाम से, कुमार के नाम से चला रहा होगा, तो मतलब इधर तो मालूम पड़ जाएगा। एंड नेवर शेयर एनी इंटीमेट इवन इफ इट इज योर स्पाउस आल्सो ऑनलाइन, एंड नेवर कम्युनिकेट व्हाइल कम्युनिकेटिंग ऑन द फोन, नेवर ट्रांसफर एनी ऑफ द मनी। There are artificial intelligence and machine learning is available where they can make you talk and walk. मतलब आपका फोटोग्राफ्स के से आपसे बात किया जैसा एक फेक वीडियो भी बना सकता है, तो कुछ भी हो सकता है। तो इट इज ऑलवेज बेटर दैट कीप योर सेल्फ प्रोफाइल्स लॉक एंड लिमिट टू योर फ्रेंड्स इटसेल्फ। ये लाइक्स के लिए भागना नहीं है। साइबर क्राइम कई तरह के होते हैं, ज्यादातर क्राइम्स में विक्टिम लड़कियां होती हैं, लेकिन पर्टिकुलर इस व्हाट्सएप वीडियो के जरिए होने वाले फ्रॉड की बात करें तो एक्सपर्ट्स का कहना है कि इसके शिकार ज्यादातर लड़के हो रहे हैं। वहीं अगर मैट्रिमोनियल ठगी की बात की जाए तो इसका शिकार ज्यादातर लड़कियां होती हैं। अब अगर साइबर क्राइम के आंकड़ों की बात करें तो NCRB यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो की एक रिपोर्ट कहती है कि साल 2019 में साइबर क्राइम के देश भर में 44,546 मामले दर्ज हुए थे। वहीं 2018 में करीब 28,248 मामले रजिस्टर हुए थे, यानी एक साल के अंदर इन मामलों में लगभग 64% की बढ़ोतरी हुई। 2019 में साइबर क्राइम में सबसे ज्यादा मामले कर्नाटक में दर्ज हुए थे, दूसरे नंबर पर यूपी और तीसरे नंबर पर महाराष्ट्र थे। ऐसे क्राइम से निपटना काफी पेचीदा है, लेकिन बचाव सबसे ज्यादा जरूरी है। इसके लिए सतर्क रहें, किसी भी अनजान व्यक्ति से दोस्ती करने के पहले 10 बार सोचें। अपने स्तर पर जब आप 100% श्योर हो जाएं, तब अगला कदम उठाएं। इसी के साथ हम अपनी बड़ी खबर को यहीं पर खत्म करते हैं, इस उम्मीद के साथ कि साइबर क्राइम की संख्या में सतर्कता, सावधानी और कड़ी कार्रवाई के जरिए कमी देखी जाएगी। अब आपको हम बताते हैं दिन की सुर्खियां क्या हैं। पहली सुर्खी बनाई है उस मुद्दे ने जो इस वक्त हर राजनीतिक पार्टी का फेवरेट मैटर है, यानी चुनाव। कुछ राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, उनमें से एक है पश्चिम बंगाल। यहां बीजेपी बड़े जोर शोर से प्रचार प्रसार कर रही है और अब तो चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के नामों का ऐलान भी कर दिया गया है। इन प्रत्याशियों में एक प्रत्याशी ऐसे भी निकले जिन्होंने टिकट मिलने के बाद कह दिया कि वो तो चुनाव लड़ना ही नहीं चाहती थी, और फिर हो गई बीजेपी की किरकिरी। इस प्रत्याशी का नाम है शिखा मित्रा, कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सोमेन मित्रा की पत्नी है। इन्हें बीजेपी ने चौरंगी विधानसभा सीट से टिकट दिया है, लेकिन शिखा ने हैरानी जताते हुए कहा कि उन्होंने तो चुनाव लड़ने से मना कर दिया था, फिर भी बिना पूछे टिकट दे दिया गया। ये भी कहा कि अभी तक औपचारिक तौर पर उन्होंने पार्टी ज्वाइन भी नहीं की है, फिर उन्हें टिकट कैसे दे दिया गया? क्या बीजेपी के पास दिमाग नहीं है? अगली सुर्खी बनाई है तीरथ सिंह रावत ने, उत्तराखंड के सीएम हैं ये, अपने एक बयान की वजह से 2-3 दिनों से खबरों में बने हुए हैं। उन्होंने कहा था कि रिप्ड जीन्स यानी फटी हुई जीन्स पहनने वाली औरतें समाज को क्या मैसेज देंगी। इस बयान पर जमकर बवाल होना ही था। अब उनकी पत्नी रश्मि त्यागी का भी इस पर रिएक्शन आ गया है। रश्मि ने कहा है कि तीरथ की मानसिकता महिलाओं के पहनावे को लेकर खराब नहीं है, वो भारतीय संस्कृति और वेशभूषा को बढ़ाने की सोच रखते हैं। आगे कहा कि तीरथ को मालूम है कि महिलाओं के अच्छे के लिए क्या जरूरी है। अगली सुर्खी जुड़ी है जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती से। उनके खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में समन्स जारी किए थे।
अब अपडेट ये है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने इन समन्स पर रोक लगाने से मना कर दिया है। दरअसल ईडी ने इन समन्स के जरिए महबूबा को व्यक्तिगत तौर पर हेडक्वार्टर में पेश होने को कहा था। इसी के खिलाफ कोर्ट में अर्जी डाली गई थी। इस पर अब कोर्ट ने फैसला सुनाया है। अब वक्त हो चला है हमारे जाने का, यानी हमारे आखिरी सेक्शन चलते चलते का। अगर आप सोशल मीडिया के विज्ञान को एक आसान तरीके से समझना चाहते हैं तो सोशल डिलेमा नाम की डॉक्यूमेंट्री आपको देखनी चाहिए। इसमें दिखाया गया है कि सोशल मीडिया के सारे अकाउंट बंद करने के बाद भी किस तरह से कंपनियां आपको रिझाती हैं ताकि आप दोबारा इन प्लेटफॉर्म्स पर लौट जाएं। सोशल मीडिया बंद करने पर ईमेल, टेक्स्ट नोटिफिकेशंस आपको आते रहते हैं। ये सारा कुछ आपकी ज़रूरतों, आपकी इच्छाओं, आपके रुझानों को देखकर किया जाता है ताकि आपको हर मौके पर सोशल मीडिया की ज़रूरत महसूस होती रहे। ये डॉक्यूमेंट्री फिल्म आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। इसे रेकमेंड कर रहे हैं सिद्धांत मोहन। देखें और बताएं कि आपको कैसी लगी। ये भी बताएं कि हमारा ये शो आपको कैसा लग रहा है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हमें फीडबैक दें। आप हमें सीधे मेल भी कर सकते हैं theordinaryshow@gmail.com पर। मैं आपको आपके मेल्स का जवाब दूंगी इसी शो में। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। इसके अलावा हमें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। ये सभी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। बने रहें ऑर्डिनरी के साथ। आपसे मुलाकात होगी सोमवार को। तब तक अच्छा खाएं, कुछ अच्छा देखें, अपना ख्याल रखें। शुक्रिया।